नमस्कार सर। नमस्कार नमन, नमस्कार। गुड इवनिंग सर। Good गुड evening, इवनिंग sir. दमन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कितने लोग एग्जाम चल रहे हैं अभी हाफ ईयरली? Sir, सर pre-board. सैटरडे हो जाएगा खत्म। प्री बोर्ड? Yes, ये sir. तो प्री बोर्ड। इतने सीरियस है स्कूल वाले? अच्छा, प्रूडेंस किसका स्कूल है? मेरा। हम्म। आपका पेपर है आज मेरे पास ना। ये सर मैं क्वेश्चन दीपक सर को भेजा था कि आप क्वेश्चन 60 समझा देगी। लास्ट हम्म। क्वेश्चन। अभी डिस्कस करेंगे हम उस पेपर को ना आज, चैप्टर खत्म करके। उसके बाद So विल डिस्कस। Socrative, सॉक्रेटिव कोई हुआ है क्या? sir, अभी करा है मनी इन क्रेडिट 110 का भेजा था। questions का marine credit. अच्छा, ओके। आप मेरे को भेज दो, पीडीएफ भेज दो, मैं कर लेंगे डिस्कस उसको भी। So chat box में भेज दो. हाँ, भेज दो। सर मनी एंड क्रेडिट को सर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर देना। मतलब देख लेते हैं, अभी पहले चैप्टर करते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं, फिर टाइम मिलेगा तो हम सोक्रेटिव कर लेंगे डिस्कस। देखो, अब अल्टीमेटली आपको क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है? द पॉइंट इज कि अब आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं, बिकॉज नाउ इट्स एग्जाम टाइम। ठीक है? मैराथन बहुत दौड़ लिए, अब थोड़ा रिले दौड़ लो, फिर उसके बाद स्प्रिंट मारना लास्ट में। नो, ग्लोबलाइजेशन इज नॉट फिनिश्ड अमन, अभी बचा हुआ है। कहाँ थे? लास्ट क्लास में नहीं थे क्या? सर आई एम नॉट कमिंग इन 23 सितंबर। ओके। थोड़ा सा बचा हुआ है हमारा, लास्ट का एक 20%, 20-25%। हाँ। लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था हम लोगों ने? लिबरलाइजेशन। ये तो अच्छा है, मेरी याददाश्त अच्छी है, मैं आप लोगों पे डिपेंड नहीं रहता। नहीं तो आप लोग कोई कसर नहीं छोड़ते हो, पता है ना, बताने में और कंफ्यूज करने में। तो लिबरलाइजेशन सबको समझ में आ गया था? पहले तो ये कंफर्म कर दो। यस सर आ गया था। पता है, फट्टू है सारी मेरी क्लास में ना, एक नंबर के। सही है। आप लोग रियल लाइफ में भी ऐसी हो क्या, मतलब इतने फट्टू टाइप्स? Sir, कौन से question का answer करना है? लेटेस्ट क्वेश्चन का आंसर करो। So वो latest question, can you please repeat it? लेटेस्ट क्वेश्चन ये है कि आप लोग फट्टू हो गए एक नंबर के। नो सर। एस्केपिस्ट हो गया फिर? See, sometimes silence is an answer, okay? Yes, sir. Just in case, if you guys are wondering कि नहीं नहीं हम चुप हो जाते हैं, तो there are certain questions who can be better answered through silence. यस सर। And you just did right now, so yeah. तो चलो, लिबरलाइजेशन सबको समझ में आ गया था कि व्हाट इज लिबरलाइजेशन। और सिंपली अगर लिबरलाइजेशन की बात करें तो जो टैरिफ होता है या ट्रेड बैरियर्स होते हैं उनको रिमूव करना इज नोन एज लिबरलाइजेशन। जब लिबरलाइजेशन 100% अचीव हो जाता है तो फिर उसको हम क्या बोलते हैं? इट कैन बी टर्म्ड एज स्टेट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो मतलब अगर आपको ग्लोबलाइजेशन तक जाना है तो यू हैव टू पास थ्रू फेजेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, then liberalization, and then the third step is globalization. So globalization is the end result or end goal, और जो भी बोलना चाहो आप, ठीक है, the end point. And privatization and liberalization are the pathways leading to globalization. ठीक है? यहाँ तक क्लियर है सबको? अगर यहाँ तक क्लियर है
तो फिर आज हम पढ़ेंगे वर्ल्ड, एक सेकेंड यार, एक एक करके क्यों आ रहे हैं लोग, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. How many of you have heard about this organization or at least heard the name World Trade Organization? किसी ने सुना है? प्यार से इसको Yes, WTO भी sir. बोलते हैं. WHO सुना होगा आप लोगों ने, है ना? Yes, Yes, sir. sir. यूनाइटेड नेशन सुना होगा आपने. Yes, sir. Yes, sir. UNDP पढ़ा था हमने, है ना? Yes, Yes, sir. sir. IMF भी पढ़ा था हमने, वर्ल्ड बैंक भी सुना था हमने. ये सारे टर्म्स हमने सुने थे. ये एक्चुअली सर है क्या? IMF क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. अच्छा सर. हाँ, ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है. देखो, दो किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं. एक होती है रीजनल, जो एक पर्टिकुलर एरिया में होती है, ठीक है. एक पर्टिकुलर एरिया के जो नेशंस होते हैं, दे फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन टू कोऑपरेट ऑन वेरियस मैटर्स. मोस्टली इकोनॉमिक होता है, इकोनॉमिक रिलेशंस होते हैं कंट्रीज के बीच में. कैन बी पॉलिटिकल आल्सो, इट कैन बी कल्चरल आल्सो, ठीक है. तो अगर एक एरिया के पर्टिकुलर कंट्रीज अगर आपस में कोऑपरेट कर रही है मिलके, तो उसको रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं. जैसे आप लोगों ने यूरोपियन यूनियन सुना होगा, है ना? इफ यू रिमेंबर पावर शेयरिंग वाला चैप्टर, कि यूरोपियन sir. यूनियन का जो हेडक्वार्टर है, इट इज इन ब्रुसेल्स, ठीक है, द कैपिटल ऑफ बेल्जियम. EU इज अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन. इसमें सारी यूरोपियन कंट्रीज हैं. एट प्रेजेंट देयर आर 27 कंट्रीज. पहले 28 थी. लास्ट ईयर ही जो है ब्रिटेन ने क्या किया है, एग्जिट कर लिया इससे. देन इसके बाद होता है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. सो रीजनल क्या होता है, एक पर्टिकुलर रीजन में फंक्शन करता है. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, पूरे वर्ल्ड में. तो पहली चीज है कि ये ग्लोबल लेवल पे काम कर रहा है. दूसरी चीज ये है कि इसमें मेंबरशिप क्या होती है, इट इज ओपन टू ऑल, ठीक है. इट इज नॉट लिमिटेड बाय अ जियोग्राफिकल एरिया, इट इज ओपन टू ऑल. बेसिकली एनी कंट्री कैन बी अ मेंबर ऑफ these organization if they fulfill certain criteria obviously. तो ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के हमने नाम ली, UNDP, WHO, यूनाइटेड नेशंस, IMF, वर्ल्ड बैंक, इंक्लूडिंग WTO, ये सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है. ऑल्दो ये सारे जो हैं ये यूनाइटेड नेशंस का ही क्या है, पार्ट है. सो इन सब की पेरेंट बॉडी कौन सी है? इट इज यूनाइटेड नेशंस, ठीक है. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड इज यूनाइटेड नेशन, जिसको संयुक्त राष्ट्र भी बोला जाता है हिंदी में, ठीक है. उसी का एक पार्ट है WTO. तो WTO का काम क्या है, समझ ही गए होगे, नाम से समझ में आ रहा होगा, है ना? Yes, sir. किस चीज के लिए होगा ये प्रॉब्लली? Trade. यस, ये इंटरनेशनल ट्रेड को मॉनिटर करने के लिए, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने के लिए इस बॉडी को बनाया गया था. अगर मैं इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री दे दूं, तो सबसे पहले एक ITO बनाने की कोशिश की गई थी, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, 1945 में. जिस साल यूनाइटेड नेशन बना था, इट वाज क्रिएटेड इन 1945. इन द सेम ईयर ITO बनाने की कोशिश की गई थी, बट वो सक्सेस नहीं हो पाया. तो ITO के बाद एक GATT करके एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, इट वाज मोर ऑफ एन अग्रीमेंट. ये 1947 में बनाया गया था. इन द सेम ईयर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, ठीक है. नाउ व्हाट इज GATT? तो ये है जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ. तो इसका भी नाम से समझ में आ रहा होगा कि किस चीज से रिलेटेड है ना? इट वाज एन एग्रीमेंट व्हिच वाज बेसिकली कंसर्न्ड विद ट्रेड एंड टैरिफ. इंटरनेशनल ट्रेड, और इंटरनेशनल ट्रेड में कितना टैरिफ लगाएगा कोई भी कंट्री, कितना कितना टैक्सेस इंपोज कर सकती है इंटरनेशनल ट्रेड में, उस चीज के ऊपर था ये, ठीक है. इसी गैट को क्या कर दिया गया, इसको सब अज्यूम कर लिया गया इनटू WTO. नाउ WTO वाज क्रिएटेड ऑन 1 जनवरी 1945, और सॉरी 1995. यहाँ से सारी इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप नोट डाउन कर सकते हो. लेफ्ट हैंड साइड वाली इंफॉर्मेशन नोट डाउन ना भी करो, कोई इशू नहीं है. यहाँ से इंफॉर्मेशन नोट डाउन करनी स्टार्ट कर दो.
So World Trade Organization came into existence on 1st January 1995. It is headquartered in Geneva. वैसे यूनाइटेड नेशंस के सारे ऑफिसेज जो है ना, ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, इन सबके ऑफिसेज कहाँ पे हैं? ये न्यूयॉर्क पे हैं, ठीक है। बट ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इट इज इन जिनीवा, स्विट्जरलैंड। एट प्रेजेंट इसके 165 मेंबर कंट्री, 164 मेंबर नेशंस हैं। WTO क्या करता है बताओ? इट प्रमोट्स Trade. फ्री ट्रेड, मतलब ग्लोबलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अच्छा, WTO क्या है ना, क्योंकि WTO के जो वेस्टर्न कंट्रीज जो है, अच्छा ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, इसमें क्या होता है, आपका एक बजटरी कंट्रीब्यूशन होता है। ये ऑर्गेनाइजेशन की फंडिंग कहाँ से आती है? तो जो इसके मेंबर नेशंस होते हैं वही क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा इसके बजट कंट्रीब्यूशन करते हैं। ये जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी जो फंडिंग है उसमें डोमिनेट कौन करता है? वेस्टर्न कंट्रीज डोमिनेट करती हैं, ठीक है। वेस्टर्न डेवलप कंट्रीज डोमिनेट दीज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज अपने हिसाब से अपने फेवरेबल पॉलिसीज को क्या करती हैं, इनिशिएट करती हैं, एंड WTO के मेंबर्स को क्या करना पड़ता है? मोर और लेस इट इज दोज पॉलिसीज विच आर जनरली द wish of the western developed nations are imposed upon countries who are either in developing or underdeveloping phase, ठीक है। It forces developing nations to open their boundaries. अब इसका मतलब क्या होता है? ओपन देयर बाउंड्रीज का मतलब क्या है? What is the meaning of opening up of boundaries? Remove taxes. Yes, removal of the barriers. जैसे मैंने बताया था आपको, 1940 1956 से 1991 तक इंडिया ने क्या कर रखा था? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर रखा था। इसका मतलब क्या है? कि हम यही बनाएंगे, हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे विद द डोमेस्टिक प्रोडक्ट। 1991 में क्या किया हमने? वर्ल्ड बैंक के प्रेशर में आके, क्योंकि सीधी बात है, वर्ल्ड बैंक ने हमें लोन देने से के लिए ये क्राइटेरिया रख दिया था कि आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो आपने बैरियर्स लगा रखे हैं इसको हटाने पड़ेंगे। तो फिर हमें क्या करना पड़ा? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी को टोटल रिमूवल करना पड़ा, और देन वी हैड टू ओपन अप आवर बाउंड्रीज। बट वी वर इन अ पोजीशन कि हम compete कर सकते थे इंटरनेशनली, तो इतना कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं था, बल्कि उससे अच्छा बेनिफिट ही हुआ है हमारी इकोनॉमी को। बट देर आर मेनी इकोनॉमीज हु आर स्मॉलर इन साइज एंड दे आर लेस डेवलप्ड, ठीक है। उनको क्या होता है, वहां पे वेस्टर्न कंट्रीज और MNCs क्या करती हैं? दे टेक बेनिफिट ऑफ दीज टर्म्स एंड पॉलिसीज which are in their favor, they impose it upon the smaller countries, they exploit the wealth of that country, make money for themselves, and वो country को कुछ खास benefit मिलता नहीं है उसका। इनको सब कुछ मिल जाता है, ठीक है, इनको सब कुछ फेवरेबल मिल जाता है, वहां पे चीप लेबर मिल जाता है, चीप रॉ मटेरियल मिल जाता है, मार्केट मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। सो दे मेक टन्स ऑफ मनी। बट वो जो जिस कंट्री को एक्सप्लॉइट करके ये सब कुछ कर रहे हैं, वहां पे उसको खास कुछ बेनिफिट नहीं मिलता। द क्लासिक केस ऑफ दिस इज अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। इफ यू लुक एट अफ्रीका, ठीक है, द एंटायर कॉन्टिनेंट इज इट्स लाइक it's blessed with everything. It is blessed with all kinds of minerals, it is blessed with wildlife, it is blessed with natural resource, all kinds of natural resource, whether it is biotic or abiotic, ठीक है। But African country continent is one of the poorest continent in the world. Africa is not able to extract its own wealth, it is rather the outer world which is benefiting from doing trade with Africa, ठीक है। So और WTO क्या करते हैं? WTO एक तरीके से क्या करता है, इट वर्क्स इन द फेवर ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज एंड टू द डिसएडवांटेज ऑफ स्मॉलर कंट्रीज और अंडर डेवलपिंग इकोनॉमीज। यहाँ तक हो गया? बात क्लियर आ गई? तो यहाँ पे एक अनफेयर ग्लोबलाइजेशन दिख रहा होगा आपको, है ना? हाँ,
वो कंट्रीज ऑप्ट आउट क्यों नहीं कर लेती? वो कंट्रीज ऑप्ट आउट इसलिए नहीं कर सकती है कि देखो इसमें क्या होता है कि जैसे अगर आप इफ यू बिकम पार्ट ऑफ WTO, तो ये जितने भी इसके मेंबर्स हैं 164 मेंबर नेशंस, आप यू आर फ्री टू ट्रेड विद देम। आपको एक बेनिफिट मिल जाता है यहाँ पे कि आप क्या कर सकते हो, आप फ्रीली ट्रेड कर सकते हो इनके साथ। फ्रीली इन द सेंस ऐसा नहीं कि वो टैक्स नहीं लगाएंगे, जस्ट दैट यू कैन ट्रेड विद देम इफ यू चूज टू। बट अगर आप फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर नॉट अ मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन लेट्स से, देन आपको क्या करना पड़ेगा, बायलेटरल एग्रीमेंट्स करने पड़ेंगे 164 कंट्रीज के साथ। सो विच वन इज बेटर? यस सर, समझ गया। इट इज लाइक यू नो, जैसे स्कूल्स में ग्रुप होते हैं ना, देयर आर सर्टेन ग्रुप्स, उसमें कुछ लोग होते हैं, पीपल डोंट लाइक दैट ग्रुप बट दे स्टिल चूज टू बी विद द ग्रुप बिकॉज इट प्रोवाइड्स सेफ्टी। तो यहाँ पे सेफ्टी वाले कंसर्न होता है। आजकल आज के टाइम पे कोई भी नेशन वैक्यूम में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, सो यू हैव टू बी यू हैव टू चूज साइड। ठीक है, जनरली द साइड यू चूज माइट नॉट बी फेवरेबल टू यू, सो दैट इज द रियलिटी। ठीक है पापा, यहाँ समझ में आ गया WTO सबको? Yes, sir. ठीक है, WTO समझ में आ गया है। तो इसके बाद हम देखते हैं इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, देखते हैं। नोट डाउन कर लिया ये आपने? मूव ऑन करें आगे? Yes. ठीक Yes, sir. है, तो आओ अब हम देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सो सबसे पहले देखते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट। ओके, सो कोई कुछ बताना चाहेगा ग्लोबलाइजेशन बेनिफिट कैसे करते हैं? हाउ डज ग्लोबलाइजेशन बेनिफिट्स अ कंट्री और एन इकोनॉमी और द पीपल पर से, कोई भी कंज्यूमर्स? कोई कुछ तो ऐड करो, ग्लोबलाइजेशन कैसे बेनिफिट कर रहा है भाई साहब? यू गाइस आर प्रोडक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, मतलब नॉट एग्जैक्टली बट यू आर अ जनरेशन born in the most mature phase of globalization. Come on, you guys can add something, कुछ तो ऐड करो यार, ऐसे नहीं एक्सक्यूज किया जाएगा आप लोगों को। आपकी जनरेशन ग्लोबलाइजेशन का सबसे ज्यादा फायदा उठा रही है, इसलिए बताइए कैसे ग्लोबलाइजेशन ने बेनिफिट किया इकोनॉमी को? चलो चलो इकोनॉमी छोड़ो, इकोनॉमी तो छोड़ ही दो, आप लोग कोई इतने बड़े इकोनॉमिस्ट तो हो नहीं। एज ए कंज्यूमर आपको क्या बेनिफिट हुआ है? आईफोन्स। No, you can't copy from Google. It is not telling from Google. It is copying from Google. ठीक है? At least use the correct term. We're getting foreign products which are not available in the country. Okay. So इसी को थोड़ा सा redefine कर देते हैं अच्छे से। As a consumer क्या हो जाता है आपको? Wide variety of choices, है ना? आपके पास एज ए कंज्यूमर जो है आज बहुत चॉइसेस है, रेंज बहुत है आपके पास चॉइसेस का ना। आप अपने हिसाब से चीजें क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो। ठीक है? Yes, sir. सो यस, एंड ऑल्सो इसमें ही ऐड कर देते हैं एट कॉम्पिटिटिव प्राइस। अब ऐसा नहीं है कि मोनोपोलिस्टिक इकोनॉमी नहीं है कि एक ही कंपनी थी और उसी के प्रोडक्ट आपको लेने पड़ेंगे वेदर यू लाइक इट और नॉट एंड एट द प्राइस दैट दे ऑफर। नो, आपके पास क्या है, कंपटीशन होने की वजह से क्या है, एक तो प्राइसेस बहुत कॉम्पिटिटिव हो गए हैं एंड दूसरी बात है आपके पास चॉइस हो गया बहुत ज्यादा। सो या इट इज ऑलवेज गुड एज अ कंज्यूमर, व्हाई नॉट? और सबसे ज्यादा आपको MNC कौन से सेक्टर्स में देखने को मिलता है, ये बताओ मुझे। टर्शरी। Tertiary. सर्विसेज में? सेकंड। सेकेंडरी में भी है, टर्शरी में भी है, बिल्कुल सही बात है। मतलब मुझे ना वो बताओ, कंपनीज बताओ, या कंपनीज में नहीं, मुझे
मुझे स्पेसिफिक सेक्टर्स बताओ मुझे। Vehicles, क्या चीज? Vehicles. ओके, हाँ, कार The मैन्युफैक्चरिंग, internet access. ठीक है। मोबाइल फोन, सेल फोन्स, ऑटोमोबाइल्स, हाँ ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, यस। भाई साहब एक चीज तो भूल ही गए जिसके ऊपर जिंदा हो बेसिकली आप। Communication. फूड, कम्युनिकेशन, सीरियसली? फूड। नहीं, लाइक फोन के थ्रू आप इंडिया के लोग, यूएस के लोगों से बात कर सकते हैं। नो, यू कैन सर्वाइव विदाउट कम्युनिकेशन। आई रिमेम्बर 2 दिन पहले फेसबुक, इंस्टाग्राम सब कुछ डाउन था, स्टिल पीपल वर अलाइव, नोबडी डाइड ऑफ इट। say Twitter. Twitter was, yeah, Twitter was functioning, but obviously you guys might not be on Twitter. फास्ट फूड यार, फास्ट फूड, कम ऑन, कैसे भूल सकते हो आप लोग? आप लोग फास्ट फूड पे बेसिकली यू गाइस लिव। Yes, sir. या तो महीने में एक बार ही मिलता है। यस महीने सर, महीने महीने में में एक बार ही मिलता है। महीने में एक बार ही मैं मिल पिज्जा ही खाता हूँ। महीने में एक बार भी मिलता है तो क्या हो गया है? मतलब एक बार सर मिल तो तो उस रहा पे है ना, लिव इट हैज जिंदा इट। रहने की बात नहीं होती नहीं है। मतलब देखो, जिंदा रहने वाली बात ये है कि मेरा कहने का मतलब ये था कि इट हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर लाइफ, फास्ट फूड, है कि नहीं? Yes, sir. मतलब यू कांट इवन इमेजिन योर लाइफ विदाउट फास्ट फूड। लेट्स से आपका अगर बर्थडे है या इफ यू आर थ्रोइंग अ पार्टी, कैन यू इमेजिन लाइफ विदाउट फास्ट फूड? पहले तो पहली बात तो ये पता है आप लोगों को फास्ट फूड क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फास्ट फूड एंड अदर फूड? तो खाते फास्ट तो फूड बहुत हो आप फास्ट लोग। फास्ट खा सकते हैं। फास्ट फूड फास्ट फास्ट खा सकते हो? यस सर। जो अच्छा, जल्दी सब प्रिपेयर हो बर्गर सके पिज्जा और और कम टाइम उसको में चलो दाल चावल सीधे। को ले चलो लो। चलो, एक बार चांदनी चौक में 40 अंडों का ऑमलेट खिलाऊंगा आपको, देखता हूँ कितनी फास्ट खाते हो। तो मैं वेजिटेरियन हूँ। तो कुछ और खिलाऊंगा फिर। सर 40 अंडों का ऑमलेट होता है। There are certain people who risk their lives. कहने का मतलब ये है कि आजकल हमारी जो, मतलब लेट्स से अगर हम लोग फ्रेंड्स के साथ बाहर जाते हैं या फिर कैजुअल ऐसे घूमने के लिए जाते हैं, मूवीज के लिए जाते हैं, नाइट आउट के लिए, जो भी है, मतलब लेट नाइट अगर हम लोगों को वो होता है तो होता है कि नहीं फास्ट फूड यार, चलो ठीक है, फास्ट फूड इज अ बेटर ऑप्शन। वैसे फास्ट फूड इज समथिंग विच कैन बी कुक्ड फास्ट। दैट इज द ओनली डिफरेंस। ठीक है, फास्ट फूड का मतलब होता है जो जल्दी बन जाता है। ठीक है, फटाफट बन जाए, फटाफट कंज्यूम हो जाए, उसको बोलते हैं फास्ट फूड। जैसे पिज्जा, बर्गर, कितना टाइम लगता है? ज्यादा टाइम नहीं लगता इनको बनने में, एंड दे आर कंज्यूम्ड उतना ही जल्दी। तो फास्ट फूड हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर लाइफ बिकॉज लाइक आई सेड, यू कांट इमेजिन, मतलब इफ लेट्स से अगर आज सारे फास्ट फूड की जॉइंट्स बंद हो जाए, सारे केएफसी, मैकडी वगैरह सब कुछ बंद हो जाए, इट वुड बी लाइक कि आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट मिसिंग है कि नहीं? मतलब if anybody is a foodie, probably they can relate with it. I'm not a big fan of fast food, but yeah, there are certain fast foods which I like. Will mentally die. Oh, bhai sahab. Some people might physically also. Some people live to eat. There are two kinds of people: people who eat to live, and then there are people who live to eat. So live to eat people might even die. ठीक है? Anyway, just ये मतलब जोक है ये, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत सीरियस है, इसको ले लो मतलब दिल पे कि बर्गर नहीं मिला तो मतलब कल को डिप्रेशन में आ जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। आई एम जस्ट सेइंग बिकॉज योर जनरेशन इट हैज बिकम क्या बोलते हैं, इट्स अ लाइफस्टाइल, इट्स मोर ऑफ अ लाइफस्टाइल, आई कैन से कि हमारी लाइफस्टाइल चॉइसेस में आ गया एक फास्ट फूड ना, है कि नहीं? आप लोग कपड़े पहनते हो ना, जीन्स पहनते हो ना, Yes. जीन्स तो होगा सबकी वार्डरोब में, एटलीस्ट एक जीन्स तो होगा। जीन्स इज ऑल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर लाइफ, है ना? Yes, sir. Jeans is also this globalization. It's a product of globalization. अमेरिका से आया है जीन्स कल्चर। Yes, sir. सबसे पहला जीन्स जो है किसने बनाया था? लीवाइस ने। एंड वो जीन्स किसके लिए बनाया था? वर्कर्स के लिए। वर्कर्स के लिए। हाँ। Now jeans have become part of your wardrobe. On any occasion you can literally wear jeans. ठीक है, तो ये सब क्या है? एज ए कंज्यूमर क्या है, आप लोग के पास बहुत सारे चॉइसेस आ गए हैं।
इसको बोलते हैं कंज्यूमरिज्म। दिस वाइड वैरायटी ऑफ चॉइस एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है, दैट टू अफोर्डेबल at your competitive prices, this is known as consumerism. It can be good also, it can be bad also. It is bad also. Bad क्यों है बताएंगे हम, जब नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करेंगे ना, तो उसमें विल डिस्कस व्हाट आर द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सो पहली चीज है कि क्या है आपका वाइडर वैरायटी। अच्छा हाँ, सेकंड चीज तो मैं भूल ही गया, MNCs have invested in sectors like automobiles, fast food, cell phones, and services, banking and finance. अच्छा, अगर MNCs इन्वेस्ट करती है तो उससे बेनिफिट किसको मिलता है? जैसे लेट से अगर कोई बाहर की MNC आके हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करती है तो उससे बेनिफिट किसको मिलेगा? MNC को तो मिलते ही मिलते हैं लॉन्ग टर्म में, बट इमीडिएट बेनिफिट किसको मिलता है? कंज्यूमर। इमीडिएट बेनिफिट उस कंट्री को मिलता है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रही है, बिकॉज वहाँ पे क्या होता है, इन्वेस्टमेंट आता है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, वहाँ पे जब जॉब क्रिएशन होता है, जॉब क्रिएशन से क्या होता है, वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। देन वहाँ का रॉ मटेरियल एक्सप्लॉइट होता है, तो रॉ मटेरियल क्या होता है, इट इज कन्वर्टेड इनटू मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। सो वहाँ की कंट्री की इकोनॉमी क्या होती है और GDP क्या होता है, इंक्रीज करते हैं, ठीक है। इवन लाइफस्टाइल, वहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑल्सो बिकम्स हायर, ठीक है। सो ये सब बेनिफिट होता है MNCs के इन्वेस्टमेंट से। अच्छा, और क्या बेनिफिट होता है, ये लिख दें इसको भी पॉजिटिव इम्पैक्ट में। MNCs create employment and raise the standard of living of the population. अच्छा, एक क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं आप लोगों से, and I want an honest opinion. Do you think your standard of living right now is higher than your previous generation? Or let's say उनसे भी previous sir. generations हैं. Yes, yes. Do you think, Yes, sir. how many of you agree with it? कि हाँ, मतलब हमारा standard of living is much better than what our grandfather had. Mostly लोग agree करेंगे. Yes, I can see most people are agreeing. है ना, you all agree कि हमारा standard of living today is much better than what our parents or maybe our grandparents had. ठीक है? How many of you do not agree with this? मैं वो उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि कौन अग्री नहीं कर रहा है इस चीज से, कौन ऐसा है जो अग्री नहीं कर रहा है इस चीज से कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज नॉट, इट हैज नॉट बीन बेटर, इफ नॉट वर्स। कोई है जो डिसएग्री करता है इस चीज से? एनीबडी हु हैज अ डिफरेंट ओपिनियन? Taman, you have a different opinion because? सर एक मिनट टाइप कर लो। टाइप क्यों कर रहे हो, बोल दो ना, बोलना ज्यादा फास्ट है ना। सर बिकॉज हमारे ऊपर इम्पैक्ट काफी है, लाइक मोबाइल का, टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट हमारे ऊपर काफी है। हमारे लाइक अभी कोरोना कर हमारे सुन के लाइक उसमें इम्पैक्ट नहीं था इतना। Yes, if you think that you're only benefiting from the technology and raised standard of living, trust me, you're paying a price for it. ठीक है, what are the prices that you're paying? Let's say today the communication has become very fast, but then you don't have a lot of people to communicate with. You think you have a lot of people, but you don't communicate with everyone. So your area of communication has actually shrunk.
The communication has become fast, but the area of communication has shrunk. ठीक है? Today, information, so much of information is there. ठीक है? There is literally a flooding of information. But again, the concentration or the you know the span of जो क्या बोलते हैं उसको, your area of concentration has become smaller. आजकल क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, आई गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल. पहले क्या होता था, प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको रिसर्च करनी पड़ती थी. हम लोग को याद है कि हमें एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए उस टाइम पे इंटरनेट बहुत स्लो होता था और इतना ज़्यादा वाइड स्प्रेड नहीं था. तो एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए वी यूज्ड टू टेक ऑलमोस्ट 7 दिन लग जाते थे हम लोगों को ना, रिसर्च करते करते, मतलब कलेक्ट करते करते डेटा. आजकल क्या है, यू कैन लिटरली जस्ट गेट द एग्जैक्ट थिंग व्हाट यू आर लुकिंग फॉर ऑन इंटरनेट जस्ट बाय टाइपिंग सर्टेन वर्ड्स. Today क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट हैज बिकम वेरी फास्ट, but then we don't have places to go. There is so much choice of foods, but it becomes difficult when we sit with our friends to choose what to eat. So literally, has the choices benefited us? Or have they benefited us जितना हम सोचते हैं? No, sir. Let's talk about social media. आजकल की जो जनरेशन, मतलब आपकी जो जनरेशन है, जेनजी नहीं हो आप लोग, कुछ और, मतलब जेनजी ही हो शायद. हाँ शायद जेनजी हो आप लोग. You guys are much more prone to depression than what our generation was. You're 40% more prone to depression. So not everything has been good. ठीक है, there is always a price. Nothing in the world is free. There is always a price tag. But okay, ignoring certain facts. आजकल देख नहीं रहे सोशल सर्कल्स कितने छोटे, मतलब the kinds of relation पहले people used to have. आजकल you don't have that kind of relation. You live in a society where there are so many people, so many flats, so many houses, so many, yeah, people. But then if something happens to you, there are not lot many people whom you can approach, right? Yes, sir. Yes, sir. So we live in the midst of people, but we are so alone. I remember when I don't know whether the culture has changed or not, but I still remember when my father was in defense. So we used to go, like we used to shift from cities to cities every 3 years. ठीक है? People who are whose father are in defense, they can probably understand. So we used to shift from cities to cities. So I remember whenever we used to shift from one city to another, whenever we used to go and to the new place, तो वहाँ पे क्या होता था, जो भी हमारे neighbors होते थे, at least a week हमारे घर में खाना ही नहीं बनता था. They always, somebody used to invite us every now and then. So सुबह किसी और के घर में, शाम को किसी और के घर में. I live in society flat, but now that kind of relation is not to be seen. यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को. So in space we are living together. ठीक है, अगर हम स्पेशल अरेंजमेंट देखें तो हम लोग बहुत पास पास रहते हैं, बट अगर हम इंटरपर्सनल देखें तो बहुत दूर हो गए. ठीक है, देखा हमने, आपने अपने फ्लैट का एरिया देखना, इट इज अ वेरी स्मॉल एरिया, है कि नहीं? If you break all the walls, if you break all the barriers in your home, ठीक है, and you only leave 4 walls, the area is very small. It's a very small area. उससे बड़ा तो आपका बास्केटबॉल का फील्ड होता है या फुटबॉल का फील्ड होता है. फुटबॉल तो बहुत बड़ा हो गया यार, बास्केटबॉल का ग्राउंड उससे ज्यादा बड़ा होता है. ठीक है, बट उसने बड़े इतने इतने छोटे से एरिया में भी क्या करते हैं, वी क्रिएट बाउंड्रीज, वी क्रिएट बैरियर्स, एंड देन वी पुट अप वॉल्स, and उसमें we take out certain rooms, and then when rooms are created, you all of a sudden people who are living spatially देखा जाए तो बहुत पास में रह रहे हैं, ठीक है, बट वो interpersonally they become distant. होता है कि नहीं होता? That is the beauty of an arc, क्या बोलते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग. आर्किटेक्ट क्या नहीं कर सकता, एक छोटे से स्पेस को क्या नहीं कर सकता, कितना स्पेशियस बना सकता है वो. Have you seen people working in MNCs? है ना, वो क्यूबिकल में बैठे होते हैं, देखा आप लोगों ने?
छोटे छोटे क्यूबिकल्स होते हैं उनके। Yes, sir. ऐसा कुछ होता है अरेंजमेंट, ऐसा एक उनका बॉक्स सा होता है, दिस इज द एंट्री पॉइंट, यहाँ पे दे हैव टेबल, दे सिट, ये उनका क्यूबिकल होता है, ठीक है। द सेकंड क्यूबिकल इज अगेन इतनी दूर। अगर देखा जाए तो द पर्सन वाज सिटिंग हियर एंड द पर्सन वाज सिटिंग हियर, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? नॉट मच, राइट? बट प्लानिंग ऐसे तरीके से की गई है कि द डिस्टेंस बिटवीन दिस पर्सन बिकम्स मोर in actual scenario. If this person has to approach, if person 1 has to approach person 2, he'll have to take a longer, he or she will have to take a longer route, and that increases the distance between these two people, even if they are sitting very close in space and time. That is the art of interior designing, कि छोटे से स्पेस को स्पेशियस कैसे बनाया जा सकता है। एनीवेज, यहाँ पे हम इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स नहीं कर रहे हैं, बट आई एम जस्ट सेइंग कि देयर इज ऑलवेज नेगेटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव साइड टू एवरीथिंग, ठीक है। एनीवेज, और क्या बेनिफिट्स हैं? एक सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है? टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंज। या दिस इज समथिंग वी कैन नॉट डिसएग्री अपॉन, कि टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंज तो अच्छी चीज है यार, इट इज पॉजिटिव। वील ऑलवेज प्रेफर better technology, better and improved technology. And globalization is not one sided, okay? तो अगर बाहर की एमएनसीज आके इंडिया में अगर बिजनेस कर रही है, तो इंडिया की भी कंपनी क्या बन जाती है धीरे धीरे? MNC. एमएनसीज। Many Indian companies have become MNC. For example, Tata, Ranbaxy, Asian Paints, Infosys, etc. कल मैं पढ़ रहा सर था, सिप्ला एमएनसी है। हाँ सिप्ला भी एमएनसी है। कल मैं यही पढ़ रहा था कि रेनबैक्सी और सिप्ला का पता है यूएस में 50% शेयर, 50% यूएस में जो लोग दवाइयां खाते हैं वो इन दो कंपनीज की है। इंडिया इज द मेडिसिन बाउल ऑफ द वर्ल्ड। चलो ये समझ में आ गया आप लोगों को, पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ सर थर्ड पॉइंट में आपने एम्प्लॉयमेंट के बाद क्या लिखा है? employment and raise the standard of living of the population. थैंक यू सर। Okay, बच्चे, चलो सबको समझ में आ गया ये कि how does globalization benefits a nation or a population? मैंने जिंदगी में कभी हाँ के रिप्लाई के लिए इतना वेट नहीं किया जितना मैं इस क्लास में वेट Yes, कर, sir. सीरियसली। सर उम्मीद नहीं था आप हाँ के एंड लिए ट्रस्ट मी, बोलोगे। आई हैव वेटेड अ लॉट हाँ सुनने के लिए, इफ यू नो व्हाट आई मीन। तो इतना तो सामने वाली पार्टी ने वेट नहीं करवाया जितना आप लोग वेट करवाते हो मुझे हाँ बोलने के लिए। एनीवेज, अगर ये समझ में आ गया पॉजिटिव इम्पैक्ट, तो नेगेटिव इम्पैक्ट भी जल्दी ही समझ में आ जाएंगे। और आप लोग को पता ही होगा, आप लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, पता नहीं दिखता नहीं है मुझे, बट हो तो आप लोगों को वो है, क्या बोलते हैं, हनुमान सिंड्रोम है, मुझे ऐसा लगता है। ये कुछ ये एक नहीं, एक्चुअल सिंड्रोम तो नहीं है, बट या हम बोल सकते हैं कि एक सिंड्रोम है, कि हनुमान सिंड्रोम होता है, जिसमें हनुमान जी पता है ना आप लोगों को, ही वॉज कर्स्ड व्हेन ही वॉज अ टीन। जब वो टीनेजर थे तो उनको एक कर्स दे दिया गया था कि ऑल्दो ही वाज वेरी पावरफुल, ठीक है, बट उनको ये कर्स दिया गया था कि ही विल नॉट रिमेंबर हाउ पावरफुल ही इज at the time when it is required unless somebody reminds him. What, sir? He was cursed by a rishi, ठीक है, a sage cursed him कि he will not be able to remember कि how powerful and mighty he is at the time when it is needed, Okay, unless sir. he is reminded by somebody, okay? जब तक उनको कोई रिमाइंड नहीं कराता तब तक he will not be able to
remember ki how powerful he is, because he was extremely powerful. तो आप लोगों को भी शायद ऐसा ही हो गया. You guys don't know how powerful you guys are or how intelligent you guys are for that matter. तो let's talk about certain negative impacts. तो अब मैंने याद दिला दिया आप लोगों को कि आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, तो प्लीज कुछ पॉइंट्स दे दो मुझे, नेगेटिव पॉइंट्स, है ना. नेगेटिव में तो कंट्रीब्यूट कर ही सकते हो आप लोग, बिकॉज क्यों नहीं. क्या लगता है ये ग्लोबलाइजेशन के नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं? मैंने ऊपर एक वर्ड लिखा था बड़ा अच्छा, कंज्यूमरिज्म. उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है? हर चीज इतनी रेडिली अवेलेबल है कि लोग उस पे डोमिनेट कर सकते हैं, जैसे हैकिंग, इंटरनेट हैकिंग एंड नेटवर्किंग. वो तो एक अलग चीज होगी बाबा, लेकिन कंज्यूमरिज्म से सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि यू तो आर पेइंग द प्राइस, बट आपसे ज्यादा कोई प्राइस पे कर रहे हैं, दैट इज मदर नेचर. यस. So your choices are putting a large amount of pressure upon the nature. Consumerism is harming balance of nature. क्यों? क्योंकि हमने ना सस्टेनेबिलिटी खो दी है कहीं ना कहीं. हमारे पास इतना चॉइसेस इतनी ज्यादा हो गई हैं, इतना ज्यादा हो गया कि अब हम ये भी ले लो, वो भी ले लो, ऑल्दो इट इज नीडेड और नॉट, ये हमें फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, चाहे वो एक बार यूज करें हम, उसके बाद हम उसकी तरफ देखें भी ना, बट स्टिल वी बाई थिंग्स वी माइट नॉट नीड. और आप लोग खरीद रहे हो तो बनाने वाला बना रहा है, बनाने वाला बना रहा है तो क्या कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्स एक्सट्रैक्ट कर रहा है वो. और वो एक्सट्रैक्शन की वजह से क्या हो गया, प्रेशर किस पे पड़ रहा है? इट इज द नेचर हु इज पेइंग द प्राइस. सो यू आर ओनली पेइंग फ्रैक्शन ऑफ व्हाट द नेचर इज पेइंग फॉर यू. ओके, सेकंड इम्पैक्ट क्या हो सकता है? एक अच्छा पॉइंट यहाँ पे अभी किसी ने कंट्रीब्यूट किया था. हाँ तमन, ये पॉइंट अच्छा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ वर्कर्स, और रादर बड़ी बड़ी एमएनसीज क्या करती हैं, छोटी छोटी कंट्रीज में जाके वहाँ के जो डोमेस्टिक बिजनेसेस होते हैं ना, उनको शट डाउन कर देती हैं. MNCs often destroy the domestic business and lead to unemployment. इसका एक बहुत सही एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आप लोगों को कि आप लोगों ने जनरल स्टोर सुना है? अब तो सुना ही नहीं होगा आप लोगों ने जनरल स्टोर. तो Yes. आप लोगों ने मार्ट्स वगैरह सुने होंगे, जनरल स्टोर्स लाइक जिसमें आपको most डेली नीड्स की, डेली needs के यूटिलिटीज की सामान चीजें है. मिल जाती हैं, उसको जनरल स्टोर बोलते हैं. ठीक है, बट आजकल क्या है, आजकल यू हैव मार्ट्स वेयर यू फाइंड एवरीथिंग अंडर वन रूफ. ठीक है, रेंजिंग फ्रॉम हाउस होल्ड्स टू टॉयलेटरीज टू ईटेबल्स टू एवरीथिंग. ठीक है, अब उसकी वजह से क्या हो गया, वो जो छोटे छोटे जो शॉप ओनर्स थे और छोटे छोटे जो बिजनेस ओनर्स थे, पहले करियाने की दुकान होती थी, वो बेचारे तो बंद ही हो गए करियाने की दुकान वाले. ठीक है, somehow I find अभी भी कि मदर डेयरी चल रही है एक, इट इज रॉकिंग. हर सोसाइटी में एक छोटी मदर मदर डेयरी होती है या उसके बगल में. सो मदर डेयरी इज फंक्शनिंग पूरे जोश में. बाकी ये जो जनरल स्टोर वगैरह जो थे, ये तो दिखने ही बंद हो गए. हमारे टाइम पे तो इतने ज्यादा होते थे, बट अब तो यू हार्डली फाइंड जनरल स्टोर्स. तो एमएनसीज क्या करती है ना, एमएनसीज इनके पास इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, इतना बड़ा बिजनेस होता है इनके पास, कि व्हेन दे एंटर इन इकोनॉमी, तो वहां पे क्या करते हैं, अपने जो छोटे मोटे कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनको सबको एलिमिनेट कर देते हैं. एंड उसकी वजह से क्या होता है, वहां के जो लोग, पीपल हु आर अदरवाइज एम्प्लॉयड. एक और एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको. जैसे आपने आजकल सुना होगा कि ये वर्ड सुना है आपने, ट्रॉलर्स. ये ना बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं जो मछली पकड़ती हैं, फिशिंग करती हैं. ठीक है, दीज आर वेरी बिग वेसल्स
जो फिशिंग के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब ये ट्रॉलर्स क्या करती हैं, ये जरूरत से ज्यादा क्या करती है, मतलब कहीं भी जहाँ पे भी फिशेस की अबंडेंस होती है वहां पे क्या करते हैं, ये जाके फिशिंग कर लेते हैं और वहां पे पूरा खत्म कर देते हैं फिशेस को। इसकी वजह से क्या होता है, जो छोटा बेचारा जो एक फिशरमैन होता है, जिसके पास एक छोटी सी बोट है, वो बहुत ज्यादा डीप सी में नहीं जा सकता, वो मोस्टली कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे ही जा सकता है, देयर इज अ लिमिट टू डिस्टेंस दैट द पर्सन कैन ट्रैवल, उस बेचारे के लिए कुछ बचता ही नहीं है, ठीक है। ये दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अलार्मिंग सिचुएशन इन द कोस्टल एरियाज। जो हमारे जो इंडिया का कोस्ट लाइन है ना, कोस्टल एरियाज जो है वहाँ पे ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, और इट इज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। मैंने बताया था आप लोगों को, इंडिया और श्रीलंका के बीच में चलता रहता है आपस में, इधर के फिशरमैन उधर चले जाते हैं तो पकड़ के बिठा लेते हैं वो, और उधर के इधर आ जाते हैं तो वो लोग पकड़ के बिठा लेते हैं। याद है आप लोगों को? Yes, sir. हाँ, तो एक्चुअली उसका जो रीजन है ना, वो कंटेंशन का रीजन है, दैट इज ट्रॉलर्स। इंडियन जो फिशरमैन है वो क्या करते हैं, बड़े बड़े ट्रॉलर्स लेके निकल जाते हैं, श्रीलंका वालों के पास बेचारों के पास छोटी छोटी नाव है। अब उनको क्या होता है, उनके आसपास की फिशेस खत्म हो जाती है तो वो थोड़ा डीप सी में वेंचर करने स्टार्ट कर देते हैं। जब डीप सी में जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे नेशनल सॉवरिन वाटर्स में आ जाते हैं। सॉवरिन वाटर्स में आते ही क्या करते हैं, इंडियन गवर्नमेंट उठा के उनको टांग के ले आती है। फिर जब हमारे वाले जाते हैं तो उनको श्रीलंकन गवर्नमेंट टांग के ले जाती है। बट इसमें श्रीलंका वाले ज्यादा सफर करते हैं, और श्रीलंका वाले भी नहीं, इवन द स्मॉलर जो फिशरमैन होते हैं ना, वो ज्यादा सफर करते हैं। बड़े बड़े ट्रॉलर्स वाले तो सफर नहीं करते इसमें, बिकॉज दे कैन गो इनटू द डीप सी। बट जो छोटे छोटे जो फिशरमैन होते हैं, जो बोट्स पे वो करते हैं, फिशिंग करते हैं नेट से, उन बेचारों को ज्यादा प्रॉब्लम होती है, बिकॉज दे सफर। तो यहाँ के इंडिया के जो तमिल वगैरह के जो फिशरमैन होते हैं वो बेचारे वहां सफर करते हैं श्रीलंका में, जो श्रीलंकन होते हैं वो बेचारे इंडिया में सफर करते हैं। सो दिस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम, ठीक है। Although it is not an MNC, trawlers कोई MNC नहीं, but they are products of MNCs, ठीक है। और क्या इम्पैक्ट हो सकता है ग्लोबलाइजेशन का नेगेटिव? लेबर को कैसे इम्पैक्ट करते हैं, बताओ थोड़ा सा। किसको है? सर ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है फॉर अ ह्यूज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं फॉर, ग्रुप ऑफ नंबर, बट जिससे दैट इज पॉजिटिव, राइट? सो बट कभी सर वो उनको चीप लेबर होते हैं, आई मीन लाइक उनको डेली वेजेस उतने प्रोविडेंट नहीं होते जितने उनके नीड्स होते हैं। देखो, MNCs exploit labor in third world countries. MNCs क्या करते हैं, ऐसी कंट्रीज में अपने प्लांट्स वगैरह सेटअप करते हैं जहाँ पे क्या होता है, डेवलपमेंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट इज वेरी लो। सो वहाँ पे क्या करते हैं, दे ऑफर वेरी लो प्राइसेस टू द लेबर्स, ठीक है। उनको कोई सेफ्टी नहीं होती, उनको कोई बेनिफिट्स नहीं मिलते, उनको क्या करते हैं, बहुत लो वेजेस पे काम करते करते हैं वो बेचारे लेबर। एंड MNCs क्या करते हैं, बेनिफिट किसको होता है, इट इज वन साइडेड, इट इज द MNC हु मेक्स मनी और वेल्थ इन रिटर्न, बट द लेबर एंड द इकोनॉमी, द डोमेस्टिक इकोनॉमी डज नॉट बेनिफिट फ्रॉम द MNCs मच, ठीक है। जैसे चाइना में क्या होता है, चाइना में द वर्किंग आवर्स आर वेरी लॉन्ग एंड द वर्कर्स आर पेड वेरी लो। और चाइना में पॉसिबल है बिकॉज चाइना तो कम्युनिस्ट कंट्री है, वहाँ पे द लिटरली पीपल आर ओन्ड बाय द स्टेट, वहाँ पे एवरीथिंग इज ओन्ड बाय द स्टेट। यू आर एज फ्री, जब जब मतलब यू आर ओनली फ्री इफ द स्टेट विशेस, अदरवाइज वहाँ पे यू नॉट, इवन इफ यू आर द रिचेस्ट पर्सन यू आर नॉट फ्री। जैसे भी जैकमा हैव यू हर्ड ऑफ जैकमा? यस Yes, सर sir. Founder of Alibaba. Yes, the founder of Ali Groups, ठीक है। ये ही इज द रिचेस्ट मैन ऑफ चाइना, बट इसको भी पकड़ के क्या कर लिया गवर्नमेंट ने, वहाँ के स्टेट ने क्या कर दिया, इसके ऊपर भी फाइन ठोक दिया तगड़ा वाला। सर और उसने जब कुछ कंट्रोवर्शियल बोला था तो सर हाँ, जब फिर इसने ही वेंट हाँ, मिसिंग फॉर सम टाइम। यस एग्जैक्टली, एंड व्हेन ही रेज्ड वॉइसेस अगेंस्ट द इलीगल प्रैक्टिसेस ऑफ द स्टेट, तो स्टेट ने इसको गायब ही कर दिया था कुछ टाइम पीरियड के लिए। सो वहाँ पे यू आर नॉट फ्री।
So that is the level of protection the richest person of China enjoys. तो बाकियों की तो छोड़ ही दो बात. यहाँ पे भी क्या होता है ना, जैसे इंडिया में भी क्या होता है, मैंने बताया था आपको, आउटसोर्सिंग होती है यहाँ पे. आउटसोर्सिंग में क्या होता है, जो छोटी छोटी डोमेस्टिक कंपनीज हैं वो क्या करती हैं, वो लेबर फॉर हायर, मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर वो करती हैं वो, ठीक है. उनको क्या करते हैं, बहुत ही कम वेजेस पे हायर करते हैं, बाकी बेनिफिट्स भी नहीं देने पड़ते उनको, बिकॉज दे आर नॉट परमानेंट, टाइम पीरियड के लिए है. उनको हायर किया, काम करवाया, भगा दिया. तो यहाँ पे क्या होता है, इट इज द लेबर विच सफर्स, लेबर्स को प्रोटेक्शन नहीं है, ठीक है. So not only smaller producers or smaller businesses, but it is also the labor who is exploited by the MNCs. Okay, sir. Condition of work is very poor. The working conditions are very poor, and the working hours are generally very longer. Wages are very low. ठीक है, क्योंकि ये जो आउटसोर्सिंग वाला जो सेक्टर है, ये क्या है, टोटली अनऑर्गेनाइज्ड होता है. ये जो लेबर फॉर हायर है, दिस इज अनऑर्गेनाइज्ड. ऑल्दो ये सेक्टर ऑर्गेनाइज्ड है, बट इसमें जो लेबर हायर हो रही है, दिस इज अनऑर्गेनाइज्ड, बिकॉज दे आर कॉन्ट्रैक्चुअल, दे आर नॉट फुल लेबर, दे आर नॉट फुली एम्प्लॉयड. तो इसलिए इनको कोई बेनिफिट नहीं होता, कुछ नहीं होता, कोई सेफ एनवायरनमेंट नहीं होता इनसे. दे आर जनरली मेड टू वर्क फॉर लॉन्गर आवर्स एट लोअर वेजेस विदाउट एनी सेफ्टी एंड सेफ गार्ड्स, ठीक है. सो दीज आर सर्टेन नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन. इसको फेयर कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन वी यू नो मेक ग्लोबलाइजेशन फेयर? व्हेन आई से फेयर ग्लोबलाइजेशन, इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेयर ग्लोबलाइजेशन? Mutual profit. हाँ, a globalization that benefits both the nations, ठीक है, जिसके बेनिफिट्स क्या हो, म्यूचुअल हो. इट शुड बी टू साइडेड, शुड नॉट बी वन साइडेड, यूनिलैटरली होना चाहिए. तो कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन वी मेक ग्लोबलाइजेशन फेयर? बताओ. इफ यू रिमेंबर द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, बेसिकली उनको रेक्टिफाई करना है फेयर ग्लोबलाइजेशन. कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, बताओ, सजेशंस दो, दिमाग चलाओ आप लोग अपना थोड़ा. ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया को फेयर कैसे किया जा सकता है, हाउ कैन वी मेक प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन फेयर? See, you can't stop globalization, can you? You can't stop globalization, it is a thing, you can't escape it. सर लीगल इसमें वो कर लो. हाँ, लीगल मैकेनिज्म, बट क्या लीगल में क्या? चाहे थोड़ा सा एमएनसीज पे कंट्रोल रखना कि वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय ना कर दे रीजनल डोमेस्टिक बिजनेस को. ओके, पहला तो हो गया रेगुलेट एमएनसीज थ्रू रूल्स एंड रेगुलेशंस. ये ना सुनने में आसान लगता है, बट बड़ा डिफिकल्ट है, स्पेशली एक छोटी कंट्री के लिए बहुत डिफिकल्ट है. हाँ, अ कंट्री लाइक इंडिया कैन, बिकॉज अभी देखा ना, लताड़ दिया था हमने ट्विटर को कि बेटा कंपनी हो. अभी पता चला आप लोग, वो ट्विटर और इंडियन गवर्नमेंट का क्या हुआ था, क्लैश हुआ था बीच में. सर क्यों हुआ था? वो इसलिए हुआ था कि ट्विटर में जो है, ऐसे अकाउंट्स जो वेरीफाइड नहीं थे, ऐसे अकाउंट्स जो फॉल्स इन्फॉर्मेशन वो कर रहे थे, प्रोपेगेंडा फैला रहे थे, उनको ट्विटर क्या कर रहा था, विदाउट वेरिफिकेशन उन न्यूज़ को क्या, वो मतलब उनके ट्वीट्स को क्या कर रहा था, वो लोगों की रीच में ला रहा था. सो इट वाज क्रिएटिंग अ, क्या बोल सकते हो आप, थोड़ा सिविल अनरेस्ट क्रिएट कर रहा था ट्विटर यहाँ पे. एंड सो वाज फेसबुक. तो अगर आपके प्लेटफॉर्म का यूज करके लोग अगर गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली यू आर लायबल टू पे फॉर इट. सो इसलिए क्या किया है, कंप्लायंस ऑफिसर बोला था इंडियन गवर्नमेंट ने, देयर हैज टू बी कंप्लायंस ऑफिसर. उसका काम है इन चीजों को वेरिफिकेशन करना, ऑथेंटिसिटी को चेक करना, एंड दैट इंफॉर्मेशन विच इज नॉट ऑथेंटिक और विच इज फॉल्स, उसको क्या करना, टेक डाउन करना, ठीक है. तो पहले तो ट्विटर बहुत चौड़ रहा था, फेसबुक और ट्विटर दोनों चौड़ रहे थे, स्पेशली ट्विटर के साथ ज़्यादा वो था टेंशन, क्योंकि फार्मर प्रोटेस्ट में ट्विटर ने जो है बहुत अच्छा काम किया था प्रोपेगेंडा फैलाने का. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ट्विटर को बहुत वार्निंग दी थी, बट ट्विटर ने क्या किया था,
रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा था इंडियन गवर्नमेंट को ना, इंडियन स्टेट को। तो इंडियन स्टेट ने फिर बोला यू आर जस्ट एन एमएनसी, यू आर अ कंपनी, यू आर नॉट द स्टेट, यू डोंट डिक्टेट लॉज, यू आर हियर टू डू बिजनेस, जस्ट डू बिजनेस। फिर वैसे ट्विटर को झाड़ लगाई, ट्विटर ने फलाना मतलब फट से उसने वो कर लिया, अग्री कर लिया कि हाँ वी फॉलो, वी अबाइड बाय द रूल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंडिया कैन डू दैट, बट डू यू थिंक अ स्मॉलर कंट्री लाइक नेपाल कैन डू इट, जिसको चाहिए इन्वेस्टमेंट, जिसको चाहिए बिजनेस, जिसको टेक्नोलॉजी चाहिए, जो compete नहीं कर सकता? आपको लगता है ऐसे नेपाल जैसी कंट्री कर सकती है इस चीज को? वो No, sir. नहीं कर सकते, स्मॉलर कंट्रीज कांट। ठीक है, तो यस वी कैन रेगुलेट एमएनसीज थ्रू रूल्स एंड रेगुलेशंस, बट मैंने बता दिया कि देयर इज अ लिमिट टू इट। और क्या किया जा सकता है? सर जो डोमेस्टिक बिजनेस सेटअप कर रहे हैं उनको थोड़ी हेल्प मिल सकती है उससे, गवर्नमेंट से। एक ये हो सकता है कि इंश्योर दैट लेबर लॉज आर प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड। जैसे मैंने बताया ना, कंप्लायंस ऑफिसर जैसे है ये इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्शंस को फॉलो किया जाए। ऐसे ही एक कंप्लायंस ऑफिसर बोल दो या कुछ भी बोल दो, ऐसा होना चाहिए जो ये चेक करता रहे कि लेबर लॉज जो है दे आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड फेयरली। हाँ, आप क्या बोल रहे थे बाबा? स्मॉलर बिजनेसेस को क्या करना चाहिए? फाइनेंस करना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को? यस सर, थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हैं। या यार वो तो बहुत ज्यादा बर्डन हो जाएगा फिर, वो एक्सचेकर के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन हो जाएगा फिर तो फाइनेंशियल। इससे बेटर क्या कर सकते हैं, रूल्स बनाए जा सकते हैं जिसमें ये किया जा सकता है कि एमएनसीज को क्या करना पड़ेगा, दे सर्टेन परसेंटेज ऑफ देयर बिजनेस दे हैव टू डू विद द लोकल प्रोड्यूसर्स। ये कर सकते हैं, है कि नहीं? Yes, अब sir. अब जैसे अगर एक मार्ट है, अगर वो ग्रोसरी का आइटम बेच रहा है, तो ग्रोसरी का आइटम तो यहाँ पे भी लोकल प्रोड्यूसर्स वो कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो ऐसा कर सकते हैं कि उनके रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हुए ये किया जा सकता है इंश्योर कि वो क्या करें, दे शुड बाई सर्टन परसेंटेज ऑफ देयर मटेरियल फ्रॉम द सर पर डोमेस्टिक वो तभी प्रोड्यूसर्स। प्रॉफिटेबल होगा ना जब कोई खरीदेगा उसको, कई बार होता है खरीद ही नहीं रहा है। हाँ, तो इसीलिए तो बोल रहा हूँ ना कि अगर ऐसा लॉ बना दिया जाए कि इतना परसेंट आपको खरीदना ही खरीदना है, तो वो हो सकता है। दैट इज अ गुड वे ऑफ डूइंग थिंग्स। सर इससे इन्वेस्ट एमएनसी के इन्वेस्टमेंट में फर्क नहीं पड़ेगा, वो इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहिए ऐसी कंट्री में। नहीं फर्क पड़ता। देखो इन्वेस्टमेंट, देखो एमएनसी जब कहीं इन्वेस्ट करती है ना, उसका मेन एम होता है प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, प्रॉफिट जितना ज्यादा से ज्यादा हो उतना अच्छा है, बट अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो काम करेगी। ठीक है, सो अगर एमएनसी अफगानिस्तान में काम कर सकती है, तो आपको क्या लगता है इंडिया में काम नहीं कर सकती एमएनसी? इफ एमएनसीज कैन वर्क इन अफ्रीका, इफ अफ्रीका की तो बात अलग है, इफ एमएनसीज कैन वर्क इन पाकिस्तान विच इज अ वेरी डिस्टर्ब कंट्री, तो इंडिया इज अ रिलेटिवली वेरी स्टेबल कंट्री। इवन इफ प्रॉफिट्स मार्जिन को थोड़ा कम कर दिया जाए, तो एटलीस्ट उनको ये पता है कि उनकी इन्वेस्टमेंट सेफ है यहाँ पे, उनका प्रॉफिट आपका क्या है, कंसिस्टेंट रहेगा, बिजनेस कंसिस्टेंट रहेगा। यस सर। तो केवल एक फैक्टर पे एमएनसीज वो नहीं करती अपना ना बिजनेस, लगाती हैं उठाती नहीं है। यस सर। और किसी को कुछ सूझ रहा है? बताओ। ये इतना काफी है? वैसे तो काफी है आप लोगों के हिसाब से तो, बाकी अगर ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है तो कर सकते हैं, बट ठीक है इतना काफी है, आप लोगों के कोर्स के हिसाब से बहुत है। किसी को और कुछ ऐड करना है तो, या दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, सो या
वी आर डन विद ग्लोबलाइजेशन। अगर इस चैप्टर में अच्छा एक चीज तो मैंने बताई नहीं आप लोगों को, एंड दैट इज एमएनसीज ना एक एक या एमएनसीज भी नहीं, स्टेट्स क्या करती हैं, स्टेट्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करती हैं थ्रू अ चैनल जिसको हम बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सुना है आप लोगों ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन, SEZ? हेलो? No, sir. नो सर। नहीं सुना? देखो SEZ होता क्या है? SEZ इज अ टेरिटरी within a national territory. आपकी जो नेशनल टेरिटरी है, जैसे इंडिया के अंदर एक कांडला है, कांडला पता है ना आप लोगों को, पोर्ट भी है ना, कांडला पोर्ट भी है और कांडला एक SEZ भी है। तो कांडला क्या है, कांडला इज अ रीजन जहाँ पे क्या है, MNCs जो है दे कैन इन्वेस्ट फ्रीली। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द नेशन। बाकी जो नेशन होता है उससे क्या होता है, वहां से इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस दे आर मच मोर लीनियंट एंड जनरली ड्यूटी फ्री। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे क्या है, अगर आप SEZs में कोई अगर MNC अगर यहाँ पे बिजनेस सेटअप करती है तो उसको 10 ईयर्स तक कोई टैक्स नहीं देना टू द गवर्नमेंट। सो इट इज 10 ईयर्स टैक्स फ्री। सो लुक्रेटिव है कि नहीं? अच्छा, अच्छा है कि नहीं? SEZ मतलब MNC के लिए यहाँ बिजनेस करना, Yes, है ना, sir. उसको बेनिफिट है यार। सर यहाँ बस पे कांडला में क्या मतलब सिर्फ कांडला में बिजनेस सेटअप करना है सर? कांडला में जो है, कांडला इज एन SEZ जहाँ पे क्या कर सकते हो आप यू कैन इजीली सेटअप बिजनेस। ऐसे इंडिया में देर आर रफली 400 SEZs, छोटे बड़े मिला के। मेजर तो 5 ही हैं, बट छोटे बड़े मिला के क्या है हमारे यहाँ पे रफली 400 के करीब SEZs है। SEZ नोएडा भी है ना? नोएडा भी है, यस, नोएडा इज ऑल्सो एन SEZ। तो ये बस एरियाज होते हैं जहाँ पे क्या होता है, दीज आर एरियाज ईयरमार्क्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जहाँ पे अगर इफ यू इन्वेस्ट मनी, इफ MNCs इन्वेस्ट मनी, दे गेट सर्टेन बेनिफिट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। जैसे एक बेनिफिट मैंने बता दिया कि हमारे यहाँ पे SEZ में अगर आप इन्वेस्ट करती, कोई भी MNC इन्वेस्ट करती है तो उसको क्या होता है, 10 साल का टैक्स रिबेट मिल जाता है, उसको कोई टैक्स नहीं भरना पड़ता। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा तरीका है इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने का। इंडिया ने बहुत लेट काम किया है इस पे। चाइना ने इसके ऊपर क्या किया था, चाइना स्टार्टेड वर्किंग इन 1978। 1978 से चाइना ने इस पे काम करना स्टार्ट कर दिया। और चाइना के यहाँ पे जो है, दे हैव 9 SEZs जो कि बहुत बड़े हैं। शंघाई सुना है आप लोगों ने? हांगकांग सुना है? यस Yes, सर। sir. कैपिटल है ना चाइना का? शंघाई, बेजिंग है कैपिटल। No, sir. शंघाई, हांगकांग, ग्वांजू, सुना ये है सर आप लोगों सारा ने? सुना है। सुना है Yes, ना? Yes, sir. यस सर। दीज आर ऑल SEZs। ये है एक कम्युनिस्ट कंट्री, ये मान लो कि चाइना इज अ कम्युनिस्ट कंट्री, और उसके अंदर ये क्या है, दीज आर कैपिटलिस्ट एरियाज जहाँ पे अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। इसलिए क्या है, चाइना में यू फाइंड कि चाइना जो है आज वर्ल्ड में हर चीज मैन्युफैक्चर करता है, क्योंकि 1978 ऑनवर्ड चाइना ने क्या करना स्टार्ट कर दिया था, इसने कैपिटलिज्म की तरफ फुल्ली कमिट हो गया था। वो बात अलग है, इसने सर्टेन एरियाज क्रिएट कर दिए थे जहाँ पे ये कैपिटलिज्म को फुल्ली इंप्लीमेंट करेंगे। बट इससे बहुत फायदा हुआ है, चाइना की GDP बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया एंड चाइना इज इमर्ज्ड एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ एवरीथिंग, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये हो गया SEZ। अब हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। नो किसी को डाउट सर। नो डाउट? सर एक ये बार पहले पढ़ ले फिर अभी फिर बता देंगे। हाँ, वही मैं सोच रहा था कि ये वो इंसान बोल रहा है जो लास्ट लेक्चर में आया। नहीं सर, आज की क्लास में कोई डाउट नहीं है। मैंने इसका बोला है। हम बट मैंने पूछा कि ग्लोबलाइजेशन चैप्टर में कोई डाउट है? अच्छा सर पहले पढ़ना
फिर वीडियो सुनूंगा। चलो ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो बाकी किसी को कोई डाउट नहीं है ना, जो एग्जिस्टिंग हमारे प्लेयर्स हैं यहाँ पे? No, sir. अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो फिर चलो इसका पेपर डिस्कस करते हैं आज। तमन के स्कूल का देखें जरा इनका स्टैंडर्ड। तो डिस्कस तो हो गया था ना पेपर। नहीं क्वेश्चन पेपर डिस्कस नहीं हुआ ना इसके स्कूल का। इसके स्कूल का एक क्वेश्चन पेपर आया आज। सर किसका स्टूडेंट? प्रूडेंस। पहले उसको प्रिसीडियम नाम से जानते थे ना हम लोग। यस सर। हाँ, फिर उन्होंने सोचा और कुछ तो बदल पा नहीं रहे हम लोग, नाम ही बदल लेते हैं कम से कम। हाँ, थका हुआ स्कूल है बस वो। सर ऑनलाइन पेपर था इनका? पता नहीं, तमन ऑनलाइन यस था सर, क्या? यस सर ऑनलाइन था। ओ भाई साहब। सर हमारे तो सारे ऑफलाइन ले रहे हैं। हमें अच्छा, सर स्कूल खुले थे, एक बच्चा गया था आउट ऑफ 40। बस वो एक बच्चा ही सही जा रहा है जिंदगी में, बाकी सब गड्ढे में जा रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। ऑफलाइन दे लो, पता है एग्जाम सीरियसली सीबीएसई ऑफलाइन ही कंडक्ट करवाएगा। नहीं सर, भगवान करे केसेस बढ़े। भगवान करे केसेस बढ़े। यस सर, ऑनलाइन पेपर। अच्छा, नहीं सर, ऑफलाइन ही होता सर। सर केसेस ऑफलाइन केसेस बेटर। केसेस बढ़ेंगे भी ना तो पता है अब आप लोगों को रिस्क है, हमें रिस्क नहीं है केसेस बढ़ने से। हम नहीं लोग सर, हम लोग मैं ताला मार वैक्सीनेटेड के है। बैठता हूँ घर पर। हम लोग वैक्सीनेटेड हैं। सर आप अब लोग को और रिस्क। इग्नोर नहीं कर सकते पेपर को, अब ये एग्जैक्टली रियलिटी है कि exactly. पेपर है हाँ, ऑफलाइन। अब अगर आप लोग इग्नोर करोगे तो ट्रस्ट में 10th तो निकल ही जाएगी जैसे तैसे, लेकिन आगे 11th भी है, 12th भी है, कॉलेज भी, तो फिर ऐसी चपेट पड़ेगी जिंदगी में। एनीवेज, चलो क्वेश्चन पहले तो ये बताओ डाउट किस में था तमन? सर उसको बस लास्ट लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, बस लास्ट क्वेश्चन, और कोई डाउट नहीं है। तो एक बात बताओ, हम लोगों को ये पूरा पेपर डिस्कस करना चाहिए या फिर लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करना चाहिए? सर वो लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लो, मेरे को कोई डाउट नहीं है। नहीं वैसे देखना तो चाहिए हमारे जो यहाँ पे मित्रगण बैठे हुए हैं कितने इंटेलिजेंट है ये लोग। मैं तो बोल तो देता हूँ इंटेलिजेंट। कैसे करते हैं पूरा पेपर? चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड द सिविल कोड ऑफ 1804 ब्रिंग अबाउट? बी। Did away with privileges डी based on बी। birth? बी Yes. बी B. With reference to the cause of Silesian weavers, consider the following statements. साइलेसिया में एक रिवोल्ट हुआ था 1845 में। कैसा? 1848 में हुआ। नहीं 1848 में नहीं, 1845 में हुआ था। 1848 में फ्रांस में हुआ था। अच्छा। 1845 में साइलेसिया में वीवर्स ने रिवोल्ट कर दिया था। किन कारणों से? The cause of Silesian weavers uprising was the contractor exploitation on the weavers. Yes, true. सर ए। The contractors who supplied the weavers of raw material and gave orders for finished material reduced the payments of the weavers. Yeah, this was the exact problem. कि उन्होंने क्या किया था, जो पेमेंट ऑफर करी थी उससे बहुत कम पेमेंट दी थी उनको. Due to this, a large number of priests and bishops were put in jail or sent to Siberia. No, there was no priest or bishops involved. ठीक है. So first and second. अच्छा तमन इसलिए डिस्कस नहीं करना चाह रहे थे हैं कि मार्क्स क्यों? कटेंगे. Okay, which of the following is the correct definition of Zolverine? Zolverine was the Sir, custom custom union union. formed among the. Yes. कब फॉर्म हुआ था? 1834. किसके इनिशिएटिव पे? रशिया। रशिया. Question number 4. Okay. Cavio contribution to Italian unification was? सी। सी Yes. E? E तो ऑप्शन भी नहीं है इसमें. सी C. हाँ C. Question number 5. Which of the following did the European conservatives not believe in? पहली बात तो यूरोपियन कंजर्वेटिव्स वी आर टॉकिंग अबाउट आफ्टर 1815. सर इसमें बहुत कंफ्यूजन हुआ था मुझे। ऑप्शन सी। ए। तो सी बहुत सी सारे सी बुक्स में था कि they started trying to they were eventually beginning to try to make changes in society. And so I was thinking conservative का literal meaning ये है कि वो कोई changes नहीं लाना चाहते थे. बट जो चेंजेस नेपोलियन ने कर दिए थे ऑलरेडी उनको रिवर्स कर रहे थे वो. Yes sir. हाँ. So तो conservatives books were में changing. Actually वो retrospective changes कर रहे थे. ठीक है.
मतलब जो पहले होता था, पहले जो चीजें थी उनको वापस से रिस्टोर कर रहे थे, सो वो रेट्रोस्पेक्टिव चेंज था वो। Yes, sir. Okay, so European conservatives did believe in traditional institutions. Yes, they believed, yes. Monarchy में, yes. A return to society of pre-revolutionary days. एक second, which of the following did the European conservatives not believe in? Sir, C. एक second. A return to society of pre-revolutionary days. ये D. Yes, sir, D. D. देखिए सारे पॉइंट्स ठीक है, A, B and C सारे स्टेटमेंट सही हैं। सर वो क्वेश्चन डी में ए एंड बी दिया हुआ है ऑप्शन में। क्या चीज? सर क्वेश्चन 5 में जो ऑप्शन डी है उसमें लिखा है बोथ ए एंड बी। बोथ A and B। सर पर सी भी गलत है। गलत तीनों स्टेटमेंट नहीं है, ऑल द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। बट ये जब बोल रहा है बोथ ए एंड बी का मतलब है ये सी को हटा रहा है, तो सी भी ट्रू है। सो एक्चुअली दे बिलीव्ड इन ऑल द स्टेटमेंट्स, सो बोथ ए डी इज द ओनली स्टेटमेंट दैट इज इनकरेक्ट बिकॉज़ ऑल द Sir? स्टेटमेंट्स आर ट्रू। हाँ मैं पूछ रहा है which of the following statement did not believe in? हाँ एग्जैक्टली, डिड नॉट बिलीव, तो दे बिलीव्ड इन दिस, दे बिलीव्ड इन दिस एंड दे बिलीव्ड इन दिस, सो व्हिच इज द ओनली स्टेटमेंट लेफ्ट? सर वहाँ लिखा है बोथ But ए sir, एंड both A and B लिखा है, तो मतलब वो हाँ। दोनों में believe नहीं करते थे। यस सर। देखो, which of the following did the European conservatives not believe in? So basically they are asking about कि किसमें विश्वास नहीं था उनका, ठीक है? सर पर इसका किस मतलब किस चीज में they were not, they did not have a belief in that thing. So they did believe in traditional institutions like church, king, monarch, and old social order. They believed in strengthened monarchy, yes, a return to society of pre-revolutionary days, ये भी believe करते थे। यार ये क्यों क्वेश्चन दे रखा है, मतलब ऐसे क्यों दे रखा है इन्होंने, कंफ्यूजन। सर आप बोल रहे हो कि both A and B क्यों होना चाहिए? Because आपने just अभी बोला कि they believed in the A option, they believed in the B B option, they and also they believed in in C, so D is the only statement which is incorrect. Incorrect in the sense, literal word wise incorrect. नहीं not word। Sir? हाँ सर ये शायद न्यू कंजर्वेटिज्म की बात कर रहे हैं जो 1815 के बाद आया था, तो उसमें ए और बी नहीं था। उसमें कह रहे थे वो नेपोलियन के जो चेंजेस थे उसको सपोर्ट करते थे और प्री रेवोल्यूशनरी डेज पे नहीं जाना चाहते थे वो। तो आंसर हमारा सी होएगा, तो अ रिटर्न टू प्री रेवोल्यूशनरी डेज, दे डिड नॉट वांटेड अ अच्छा रिटर्न। हाँ, they did not want to, yes sorry, they did not want to return to the society of pre-revolutionary days, yes. Question number 6. The growth rate in agriculture has been declining over the years. Which of the following is not a reason for this deceleration? कौन सा reason? C. Increase in prices of C. rice and wheat. Laterite has been derived from Latin word later, which means Brick. ब्रेक। brick. Name the village in India which has been able to reverse land degradation by increasing tree density. So actually शायद मैंने बताया नहीं, सुखो मांजरी village है. It is in झाबुआ district of मध्य प्रदेश। ये कौन से चैप्टर? कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? ये है पहला वाला, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ये जब चैप्टर खत्म हो जाता है ना उसके बाद एक नीचे स्टेटमेंट सा दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है इन्होंने अलग से। In the question given below, there are two statements, assertion and reason. Assertion is controlling on mining activities can help in controlling land degradation. Is it true? यस सर। Yes, the statement is true. Assertion is true. In states like Gujarat, Rajasthan, Punjab, and Haryana, deforestation occurs due to mining activities. फॉल्स। सर फॉल्स है। So A is true, but R is सर हाँ। सर 6 का ए क्यों नहीं हो सकता? Sixth question. The growth rate in agriculture has been declining over the years.
which of the following is not a reason for this deceleration? देखो पहला वाला बोल रहा हूँ ना कि फर्स्ट ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता है. Yes, sir. Not a reason बोला है उन्होंने, which is not a reason for deceleration. Okay, sir. वो देखा नहीं. हाँ, because we are not able to compete. हमारे यहाँ के farmers compete नहीं कर पा रहे international markets में, क्योंकि international farmers को जो है international मतलब जो मतलब कंट्रीज है वहाँ पे इंटरनेशनल फार्मर्स को सब्सिडी बहुत ज्यादा मिलती है फ्रॉम द साइड ऑफ द स्टेट, बिकॉज वहाँ पे फार्मर्स बहुत कम है. 1974 Schumacher wrote a book on Gandhian philosophy called B. Small is Small is beautiful. Beautiful. Small is beautiful. Which are the two prominent ethnic groups of Belgium? French and Dutch. French French and and Dutch. Dutch and Which of the following is not a benefit of power sharing? All All political political parties. parties All get their political equal parties. share. Because power sharing has nothing to do with political parties. Not directly. Sri Lanka. Belgium. Community government Belgium. Belgium. Where are the municipal corporations set up? वैसे ही बता दो मेरे को. पता तो होगा. Cities. 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 Why is sharing of power amongst various social group important? Identify the correct reason. Social groups की बात हो रही है. So C. C part. Yes, to protect and C. uplift the weaker section of the society, because social group का हमारे यहाँ पे example is reservation. हमने क्या कर रखा है, कुछ ग्रुप्स के लिए हमने सीट्स रिजर्व कर रखी है so that उनको proper representation मिल सके. So upliftment basically. Concurrent subjects include subjects of D. D. common importance. What is the third tier government in India is called? Local Local. government. Local. Local government. Which of the following sector does a priest belong to? Sir, the tertiary sector. Tertiary. Tertiary. So priest कैसे tertiary sector? वैसे हाँ, एक सेकेंड. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, सो नन ऑफ द अबव. इसलिए हमें सारे ऑप्शंस देख लेने चाहिए पहले. सर लेकिन सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा है. सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, बट ही इज नॉट चार्जिंग. इट्स नॉट इकोनॉमिक एक्टिविटी. हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करते हैं तब वी डिवाइड इकोनॉमिक सेक्टर्स इनटू 3. सर, हाँ, तो वो मतलब पैसे तो priest- लेता है ना. कौन सर प्रीस्ट? प्रीस्ट को पैसे नहीं मिलते. नहीं, पैसे नहीं मिलते? प्रीस्ट पैसे नहीं लेता है. नहीं नहीं जब लेता है नहीं चंदा बाबा. वंदा कुछ लेता है ना. अरे वो डोनेशंस लेता है. वो पैसे नहीं लेता आप लोगों से. That इफ is your यू bill विलिंग, ticket. या इफ यू विल, वो विशफुल है आपके लिए ना. अगर आप देना चाहते हो तो दे सकते हो. सो इट इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो ठीक है, सर जो पंडित्स होते हैं, हाउ डू दे अर्न? पंडित से अलग है. वो जब फंक्शंस वगैरह करते हैं घरों में, पर्सनल फंक्शंस वगैरह करते हैं, तो फिर दे चार्ज मनी फॉर दैट. प्रीस्ट अलग चीज है, पंडित तो अलग priest चीज and है. अच्छा, पंडित जो same है. ये मंदिरों की बात कर रहे हो, यस सर. मंदिरों में जो प्रीस्ट होते हैं, नो दे आर नॉट पेड. Saying Gurdwara, they are paid like गुरुद्वारा में तो क्योंकि गुरुद्वारे की एक कमेटी है ना बेटा, SGPC कमेटी है, वो तो कमेटी पे करती है ना उनको. तब अभी शिरोमणि, कोई न्यूज़ आर्टिकल आया था कि इनको पे करते हैं. हाँ, गुरुद्वारा इज समथिंग एल्स. देखो, चर्च जो है वो क्या है, एक वेल बिल्ट एंड वेल रन इंस्टीट्यूशन है. ठीक है, उसका क्या है, वहाँ पे एग्जीक्यूटिव ब्रांच होती है, वहाँ पे रन करते हैं उसको, प्रॉपर उसकी रनिंग होती है. टेम्पल्स में ऐसा कुछ नहीं है. टेम्पल्स आर नॉट रन. हाँ, हो सकता है ट्रस्ट की तरफ से मिलता हो, बट इट्स नॉट कंपल्सरी. बट चर्चेज में क्या होता है, प्रीस्ट वगैरह, मतलब देखो, अब इनको हम सैलरी नहीं बोल सकते. मिलता तो है, इनको पैसा मिलता है. पंडितों को भी जो है ट्रस्ट से पैसा मिलता है, बट इसको हम सैलरी नहीं बोल सकते, इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं बोल सकते. और वैसे अगर आप बोल रहे हैं तो आप सर्विसेज में डाल दो उसको, तो कोई इशू नहीं है. टर्शरी में डाल सकते हो उसको, बिकॉज टेक्निकली दे आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग एनीथिंग. कुछ बना तो नहीं रहे वो, तभी कौन सा ऑप्शन सर्विसेज ले दे रहे हैं. दिया जी. यार सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है. बट जनरली व्हेन वी टॉक अबाउट अ प्रीस्ट, द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड इज कि ह्यूमैनिटेरियन वर्क कर रहा है, इसलिए डी वुड बी अ बेटर ऑप्शन. सी भी हो सकता है. ये आप अपने टीचर से पूछना कि उनका पर्सपेक्टिव क्या था इस क्वेश्चन में. बिकॉज इफ यू टॉक अबाउट प्रीस्ट बीइंग पेड, यस दे आर पेड. ओके. और कैपिटा इनकम.
main criteria is per capita income. Which of the following statement is not true for development? C. Development for a country is C. based on one sector. Yes, it is not confined to one sector. Kerala has low IMR because C. basic provision of health and education. Yes. Besides seeking more income, people also want respect, dignity. Which of the following is the essence of this statement? Human development. नहीं, development as a mix of goals. A. क्योंकि material भी है, non-material भी है. Calculation of GDP takes into account. Final Final goods and monetary Final value. goods and services. Yes, it does not takes into account intermediate goods. Monetary value भी तो हाँ मतलब फाइनल वैल्यू, अच्छा वैल्यू नहीं लिखा हुआ है बट हाँ वो फाइनल गुड्स एंड. Okay, question number 24. Even now in many areas, children, particularly girls, are not able to go to high school because the government society has A. not provided adequate facilities. Yes. Question number 25. Which of the following events is best described in the following B. image? B. 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 ये कौन है? Mazini. मजीनी. Sorry, Mazzini. हाँ. Which of the following statements about French Revolution are correct? After the end of French Revolution, it was proclaimed that it was aristocratic people who would henceforth constitute the nation. No. Sir. It was people, not aristocratic. France will have a constitutional monarchy and a new republic will be headed by a member of a royal family. Nice, sir. आपने अपनी बुक में चेक करना है कि उसमें क्या लिखा हुआ है, बिकॉज टेक्निकली 92 तक तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी, उसके बाद रिपब्लिक बन गया था फ्रांस. सो माय गेस इज बेटर गेस तो वही है कि रिपब्लिक है. सर फ्रेंच रेवोल्यूशन रॉबिस्पियर के पीरियड के बाद, फिर जब नेपोलियन का पीरियड आया था तब शुरू हुआ, तब खत्म हुआ था? नहीं, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में हुआ था. और 1789 से 92 तक, 1792 तक क्या था? फ्रांस वाज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. ठीक है, 1792 में इट वाज प्रोक्लेम्ड एज अ रिपब्लिक. और 1792 के बाद रिपब्लिक रहा है कब तक? 1803 तक. 1803 में नेपोलियन ने अपने आप को क्या कर लिया? प्रोक्लेम्ड एज द एम्परर ऑफ द फ्रांस. सो इसलिए एक बार ना इसको वेरीफाई कर लेना आपके एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, बट माय गेस वुड बी रिपब्लिक लिखा होगा, इसलिए मैं सेकंड स्टेटमेंट को रॉन्ग कर रहा हूँ, बट ये देख लेना आप लोग एक बार. A centralized administrative system will be put in place to formulate uniform laws. Yes. Imposition of internal custom duties and dues will continue to exist in France. No. False. So False. D. Who, when Prussia took the leadership in national unification, who was the chief architect of this movement? Otto von Bismarck. Otto von Bismarck. Sir, Italy का कौन था? Who was the architect in the formation of nation? Cavour. Count Caviar. Cavour. Cavour. So is it given somewhere in the book? हाँ, it is given. Well, it is not given as exactly the architect, but ऐसा कुछ दिया होगा, brain behind Italian unification. देखो अगर हमारे क्लास में डिस्कशन चल रहा था एंड द क्लास एंड द टीचर, हम सब यही ढूंढ रहे थे कि इटली का यूनिफिकेशन में आर्किटेक्ट. देखो मैं बता देता हूँ आपको, इटालियन यूनिफिकेशन में अगर हम बात करें तो आइडिया किसने दिया था इसका? मजीनी. ठीक है, लीडरशिप किसकी थी? इमानुअल, विक्टर इमानुअल. ठीक है, स्ट्रेटेजी किसकी थी? कावियो की. और क्या बोलते हैं उसकी मसल या स्ट्रेंथ किसका था? तो जुसेपी गैरिबाल्डी. तो 4 लोग इन्वॉल्व थे बेसिकली यहाँ पे. सर एक बार यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में एम्परर के नाम बता सकते? यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में एम्परर का नाम? यस सर. काइजर विलहेल्म फर्स्ट. सर यूनिफिकेशन से पहले भी वही था. यूनिफिकेशन से पहले ये प्रशिया का वो था किंग. यूनिफिकेशन के बाद ही बिकेम द एम्परर ऑफ जर्मनी. ठीक है, देखो ये काइजर, जार,
ये सब वर्ड्स आए कहाँ से? सीजर से, ठीक है। सीजर पता है ना आपको, जूलियस सीजर, यस सर। द ग्रेट रोमन डिक्टेटर। सर सबका उसी से कंपटीशन था। सब चाहते थे सीजर बनना जिंदगी में। सो जर्मन्स ने क्या कर दिया, सीजर को काइजर कर दिया, एंड रशियंस ने उसको क्या कर दिया, जार कर दिया। When the Ireland was forcibly incorporated into the United Kingdom, कब किया था उसको? 1801 में किया था। 2-3 डेट्स इंपॉर्टेंट है यूनाइटेड किंगडम में। पहला है 1688, जब पार्लियामेंट ने क्या किया था, पावर कैप्चर कर ली थी। 1707, जब एक्ट ऑफ यूनियन बना था और यूके बना था। एंड देन कम्स 1801 व्हेन आयरलैंड वाज अनेक्स्ड। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सॉइल। 1798 जब रेवोल्यूशन हुआ था, जो फेल्ड रेवोल्यूशन। कहाँ पे? आयरलैंड में एक यूनाइटेड आयरिशमैन का हाँ, revolution। वो यूनाइटेड आयरिशमैन वाला, वो 1798, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये डेट ज्यादा इंपॉर्टेंट। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सॉइल, ranges from red to brown in color. In some areas salt content is very high. After proper irrigation these soils can become cultivable. कौन सा है जो तीनों को satisfy कर रहा है? Red and Arid. Red and arid soil. Arid soil. Which of the fall, अच्छा इसमें water resources भी डाल दिया इन्होंने। Which of the following are the causes of water scarcity in India? Growing population, All yes. of the above. All of the above. All of the above. Consider the following statements on majoritarianism measures in Sri Lanka and select the correct statement using the codes given below. A separate Tamil Elam was created. Was it? It was demanded, but it was not created. No, sir. Sinhala applications for job and education were preferred. Yes, Sinhala को preference थी jobs में. State protected and fostered Buddhism. Yes, Sinhala was recognized as the only official language. Yes. So second, third, and fourth. कहाँ है हमारा second, third, and fourth? The total scheduled languages in India, including Hindi, is how many? 22. 22. कौन से schedule में है ये? 8th schedule. 8th. Question number 33. In the question given below, there are two statements marked as assertion reason. Assertion है Dutch speaking community in Belgium was rich and powerful. Is it? It No, was sir. majority, but it was not rich. Belgium had many communities which spoke different languages. Yes, sir. D. Match the following items given in column A with column B. Currency किस में आता है? Union list. Yes. Trade किस में आता है? Concurrent. ये लास्ट हमने उसमें भी पढ़ा था। ट्रेड आता है स्टेट लिस्ट में। State list में, sorry, sir. अडॉप्शन किस में आता है? Concrete. ये कॉन्करेंट में आता है। मैरिज, अडॉप्शन, डाइवोर्स, ये सब कॉन्करेंट में आता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, रेसिडुअरी। रेसिडुअरी का बहुत इजी है। जनरली जो बहुत लेटेस्ट चीजें है ना, जो 1950s में एग्जिस्ट भी नहीं करती थी, वो रेसिडुअरी में आ गए। तो देख लेना उस हिसाब से जो भी है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? Sanskrit is used for the official purpose in India. No, non-Hindi speaking states demand use of English to continue. Hindi is the national language. पहली बात तो no, no, no. Yes. D वाला समझ में आ गया ना? Use of English for official work stopped after 1965. नहीं हुआ, होना था बट नहीं हुआ। रोड साइंस देखते हो ना इंग्लिश में? घर से बाहर निकलते हो तो देखते हो इंग्लिश दिखता है कि नहीं दिखता? Yes, sir. हाँ, तो इसका मतलब उसका Yes, sir. स्टॉप, इट हैज नॉट बीन स्टॉप्ड। Identify the administrative system of government with the help of following information. Independent states coming together on their own to form bigger unit, pool their sovereignty and retain their identity. All the constituent states usually have equal power. कौन सा फेडरेशन है ये?
Coming together. Yes. Question number 37. Which of the following option are true about the language policy in India? Hindi is the mother tongue of only 40% of Indians. यही true है. Yes, sir, true. ये Three गलत वाला? है. 3 वाला नहीं. Option है states के पास to work in those languages. Okay. Our constitution. एक second. Which of the following options are true about language policy in India? Hindi is the mother tongue of only 40% of Indians. Yes. State to have their own. हाँ है. Yes. Multiple हैं, but yes, they have. संस्कृत का कहीं भी mention नहीं है. Our constitution doesn't give status of national language to any language. So कौन कौन सा सही है? First, third, fourth. 1, 3, 4. Identify the correct statements about linguistic states in India. In 1947, boundaries of several states were changed in order to create more states. Is it? No, sir. No, sir. 1947 में कोई boundaries change नहीं की गई थी. It was done so that people who spoke the same language lived together. बताओ. Yes, बट sir. ये चैप्टर तो आ ही नहीं रहा टर्म 1 में. नहीं फेडरलिज्म आ रहा है ना. टर्म 1 में आ रहा है फेडरलिज्म. यस सर आ रहा है. फेडरलिज्म है. दिस इज फ्रॉम नेशनलिज्म इन इंडिया. नहीं फेडरलिज्म है ये. अच्छा चलो ये यहाँ से हम कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे. ठीक है. और नेक्स्ट क्लास में वो जो आप लोगों का क्या मनी एंड क्रेडिट वाला है ना, वो भी मेरे को भेज देना. Sir. वो डिस्कस कर लेंगे हम लोग. ठीक है. Excuse me. हाँ बोलो. Sir, nationalism in India नहीं आ रहा है. नहीं नेशनलिज्म इन इंडिया नहीं आ रहा इस टर्म में. केवल एक चैप्टर है हिस्ट्री का बस. Okay, sir. ठीक है चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. सर कुछ टॉपिक्स थे जो सर एक्सप्लेन आप कर चुके हो. हाँ लेकिन सर उसमें थोड़ा डाउट था, तो सर आप नेक्स्ट क्लास में अगर मैं बोल हाँ दूं तो सर आप पक्का explain पक्का कर दो. पक्का पक्का. थैंक यू सर. कौन से चैप्टर से है वैसे? सर एक तो सर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, और सर एक तो यही सर नेशनलिज्म इन यूरोप. ओके ठीक है नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे. थैंक यू सर. एंड टर्म 1 का मैप वर्क भी करना. हाँ मैप वर्क भी करना है नेक्स्ट क्लास में. यस वील डू इट. यस इसलिए सब लोग मैप्स ले आना प्लीज. ग्रुप पे मैसेज कर देना ठीक है कि काइंडली गेट 3 मैप्स एटलीस्ट.